बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 और आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। प्यारे बेटे, आज के इस लेसन में हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है कैटालाइटिक कन्वर्टर और दूसरा टॉपिक है नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों टॉपिक जो है अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन तो इनमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या भला है? कैटालाइटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो गाड़ियों में लगी हुई होती है। गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, बड़ी महंगी गाड़ियाँ, जो कि जैसे कि होंडा सिविक है, क्रैंडी है या टोयोटा की मुख्तलिफ अच्छी कारें हैं, तो लोकल गाड़ियों में ये प्रेजेंट नहीं होते, या जो पुरानी गाड़ियाँ पहले बनाई जाती थी उनमें भी ये प्रेजेंट नहीं होते। जैसे सुजुकी मेहरान है, जिसे हम लोग साबुनदानी कहते हैं वैसे इसका खर्चा बड़ा कम है। साइकिल वाले से भी इसके कील पुर्जे स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, इतनी अच्छी कार है ये भी पाकिस्तान में बड़ी महंगी है। अल्लाह माफ़ करे, महंगाई तो बहुत ज़्यादा आसमानों को छू गई हमारे मुल्क में। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। तो प्यारे बेटे, तो जो अच्छी गाड़ियां हैं उनमें ये कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे पुराने ट्रक हैं या बड़ी बसेस हैं, पुरानी अल्फ्रीद है, ये जो लोकल हमारे एरिया में चलती हैं, अल्फ्रीद बस, राणा जहांजेब, और कौन सी चलती है, चौधरी तियारा, सल सैयद तियारा, न्यू हबीब खान, जहाँ 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 इनके ऊपर लिखा होता है कि डेरा गाजी खान से डायरेक्ट बारो बार जन्नतुल फिरदौस। हाँ ऐसे अल्लाह माफ़ करे, ये सीधा ही डायरेक्ट आपको मंजिल मकसूद पे पहुंचा देती हैं, ओरिजिनल वाली। खैर, तो कैटालाइटिक कन्वर्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो अच्छी गाड़ियों में मौजूद होती है। इसका काम पता है क्या है? इसका काम ये है कि ये हार्मफुल गैसेस जो होती हैं ना, हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की वजह बनती हैं, उनको ये डिवाइस कन्वर्ट कर देती है लेस हार्मफुल गैसेस में या नॉन टॉक्सिक गैसेस में। अब सर जी हमें ये बता सकते हैं कि ये हार्मफुल गैसेस कौन सी होती हैं? जी हाँ, हार्मफुल गैसेस में आ जाते हैं NOx। NOx है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें दो आ जाते हैं, आपको पता है, NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। ओके, उसके बाद जनाबे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी जहरीली गैस है। और उसके अलावा अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जलते नहीं हैं, जिन्हें आग नहीं लगती, उनको अनबर्नट हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये हार्मफुल गैसेस हुआ करती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर की डिवाइस है। इसमें से जब ये गैसेस गुजरती हैं तो इधर से ये बाहर निकलती हैं, मगर इसी हालत में ये बाहर नहीं निकलती, बल्कि इन जहरीली गैसों को नॉन टॉक्सिक गैसेस में चेंज करके बाहर निकाला जाता है। जैसे कि NO जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उनको नाइट्रोजन गैस में तब्दील करके बाहर निकाला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करके बाहर निकाला जाता है। और HCS यानी हाइड्रोकार्बन्स को वाटर में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके हो गया। तो यही काम है कैटालाइटिक कन्वर्टर का, और ये इको फ्रेंडली है हमारे लिए, यानी माहौल दोस्त है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है, ये बेसिकली बना हुआ होता है किस चीज़ का? स्टील का बना हुआ होता है, या फिर ये सिरेमिक मटेरियल का बना होता है। सिरेमिक मटेरियल का पता है आपको? सिरेमिक क्या होता है? हमारे घरों में जो वाश बेसन बने होते हैं वो सिरेमिक मटेरियल के बने होते हैं। और बॉयज़ जानते हैं कि मोटरसाइकिल का जो प्लग होता है उसके ऊपर वाइट कलर की जो मिट्टी लगी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिरेमिक। तो ये या तो सिरेमिक मटेरियल का बना होगा या फिर ये स्टील का बना हुआ होता है। इसके अंदर ये दो आपको चैम्बर नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। एक चैम्बर को कहा जाता है रिड्यूसिंग चैम्बर, ठीक है, और दूसरे चैम्बर को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। रिड्यूसिंग चैम्बर और ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। और इन चैम्बर्स के अंदर जो है ना, ऐसे पतली पतली नालियाँ होती हैं, पतली पतली नालियाँ, जिन्हें चैनल्स कहा जाता है, या मैं बेहतर इसका पूरा नाम लिखूँ तो इन्हें मोनोलिथ चैनल कहते हैं, मोनोलिथ चैनल्स। और ये पता कैसे होते हैं? चैनल्स कहते हैं बेसिकली नाली को, ठीक है। और ये होते हैं हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे
जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब हेक्सागोन पैटर्न में मैं बना के दिखाता हूँ इस तरह से, देखें ऐसे 6 कोनों वाला, जैसे बेंजीन नहीं होती, सेम वैसे का वैसे बेंजीन की तरह, ठीक है। ये इस जगह पर मौजूद है, इसको मैंने बड़ा करके एक चैनल को आपको दिखाया है ये। अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करो स्टील का बना हुआ है या सिरेमिक का बना हुआ है, तो होगा क्या इसके अंदर इस जगह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा दी जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूरा नाम क्या होता है? एलुमिना, एलुमिना, और एलुमिना का फार्मूला होगा Al2O3। इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एलुमिना। इसी की लेयर उस सिरेमिक मटेरियल के ऊपर या फिर स्टील के मटेरियल के ऊपर चढ़ा दी जाती है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एलुमिना का कि ये सरफेस एरिया बढ़ा दे, जगह में इजाफा करे, और दूसरा इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा काम ये है कि इन कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर जो मेन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दैट आर नोबल मेटल्स। नोबल माने बड़ी शरीफ मेटल्स जो किसी से रिएक्शन नहीं करती और महंगी भी हैं। प्लाटिनम, पलाडियम और रोडियम, RH, ये 3 मेटल्स हैं जो कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सारा फंक्शन इन्हीं का ही है। यही वो मेटल्स हैं जिनकी हेल्प से ज़्यादा जहरीली गैसें लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज हो जाती हैं। प्लाटिनम, पलाडियम और रोडियम। अच्छा, इन मेटल्स को पीस कर इनका पाउडर बना के इस एलुमिना के ऊपर छिड़क दिया जाता है, एलुमिना के ऊपर डिपॉजिट करा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, और एलुमिना इन मेटल्स के मिक्सचर को अपने ऊपर चिपकाने में हेल्प देता है। इसलिए एलुमिना को इधर लगाया जाता है, कोट किया जाता है। प्यारे बेटे, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जहरीली गैसों को नॉन टॉक्सिक गैसेस में चेंज किया जाता है। तो बेटा जानी 2 तरह के रिएक्शन होते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर के चैनल्स के अंदर, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो प्यारे बेटे हमने आपको बताया भी है कि ये एक रिड्यूसिंग चैम्बर है, एक ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है। तो पहले चैम्बर में जो रिएक्शन होता है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। बेसिकली वो रिएक्शन होता है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, CO से, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं N2 और CO2। इस पूरे रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 2 नाइट्रोजन इधर हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर 2 ऑक्सीजन हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, मैं अभी बताता हूं कैसे। फिर इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से नाइट्रोजन बना है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में तब्दील हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये पूरा जो रिएक्शन है हम इसे रिडक्शन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट NO में +2 है और इधर नाइट्रोजन अकेला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो +2 से 0 जाना ऑक्सीडेशन स्टेट का, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो इस जगह पे नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और मजेदार बात, ये रिडक्शन रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो ही नहीं सकता। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एंड रोडियम। प्लाटिनम एंड रोडियम, आपको पता है इन चैनल्स के अंदर जिनको मैंने ये जो है ब्लू कलर से दिखाया है, ये मेटल्स हैं प्लाटिनम, पलाडियम और रोडियम। ये तीनों का मिक्सचर होता है, एलॉय से बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ सम मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर इसमें होता है। तो इन तीनों में से रोडियम और प्लाटिनम इस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं और इन दोनों की मदद से ही ये जहरीली गैसें लेस हार्मफुल गैसेस में तब्दील होकर इधर से बाहर निकल आती हैं। तो ये तो था रिडक्शन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, जो कि ऑक्सीडेशन चैम्बर में होते हैं। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऊपर वाले रिएक्शन में इस तरीके से आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ
प्लाटिनम एंड प्लाडियम, यहां पर रोडियम इस्तेमाल नहीं होता, प्लाटिनम और प्लाडियम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। CO और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन भी बैलेंस है, मगर ये वाला ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद अब बच क्या गया है जिसको हमने कन्वर्ट नहीं किया, हाइड्रोकार्बन्स बच गए हैं, हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है C2H4, इसको कहा जाता है ईथीन, C2H4। इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबस्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ PT एंड PD, प्लाटिनम और प्लाडियम। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो चीज़ जलती है, हम उसे कंबस्शन कहते हैं। और कंबस्शन जब भी किसी चीज़ की होगी तो 2 चीज़ें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मैंने बताया हुआ है पुराने चैप्टर्स में। तो इस ईथीन की जब कंबस्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, तो इससे बनेगा एक प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा पानी। ओके, यस सर। अब इसको बैलेंस करना बाकी है। बैलेंस करने के लिए आपको ये याद रखना है कि ईथीन के 2 मोल मॉलिक्यूल हैं, 2 मोल, ये याद रखना है। आगे मैं आपको तरीका बताता हूं। कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करने की एक बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी कि जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड लिख देने होते हैं, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ पानी लिखते हैं। मतलब कैसे, इस जगह पर कितने कार्बन हैं, 2 दूनी 4, 4 कार्बन हैं, तो इधर 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। और इधर जरा हाइड्रोजन देखें, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हैं, तो 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो इधर 4 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, यस सर। अब ऑक्सीजन की बारी आती है बैलेंस करने की। राइट साइड पे देखा जाता है 4 दूनी 8 और ये 4, 8 और 4 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, इस 2 को 12 करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तरीका होता है किसी भी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का। अगर आप इस तरीके से बैलेंस नहीं करना चाहते और आप हैं रट्टू तोते, तो फिर आप ऐसा करें, यहाँ लिख दें 26, यानी तुम्हारा घर जो है वो 26 ब्लॉक में और मेरा घर 44 ब्लॉक में, 44, यहाँ 44 है, यहाँ 26 है। इस तरह रट्टा मारें आपकी मर्जी, उस तरह मारें आपकी मर्जी। अब आप ये देखें कि ये जो हाइड्रोकार्बन था ये कन्वर्ट हो गया वाटर में इन द फॉर्म ऑफ गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊपर वाले रिएक्शन में भी NO कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन गैस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये है सारा कैटालाइटिक कन्वर्टर। ठीक हो गया? जी हाँ सर, सही हो गया, हमें समझ भी आ गई। ओके, तो प्यारे बेटे आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। ये क्या भला है, नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं और डी नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? बेसिकली इसको समझने के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल को लिटिल बाइट समझना होगा। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? आप अपनी 10th या 9th क्लास की बायोलॉजी में नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल से पढ़ के आए हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन है ये इसी नाइट्रोजन साइकिल के 2 फेजेस हैं, इसी नाइट्रोजन साइकिल के 2 स्टेप्स हैं। आओ जरा देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है। ये देखें, ये तो है पौधा, ये तो है दरख्त, उसके बाद ऊपर ये एयर है सारी, ठीक है, और नीचे ये सॉइल है, ये ज़मीन है। सबसे पहले हवा में मौजूद है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को तब्दील किया जाता है अमोनिया में। नाइट्रोजन को किस में तब्दील किया जाता है? अमोनिया में। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग लिखें या नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखें, फिक्सिंग, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो एयर में है उसको तब्दील किया जाता है अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, उसके अच्छा ये क्या भला है? ये है डेड बॉडी। जब कोई बंदा, इंसान या जानवर मर जाता है तो उसे या तो ज़मीन पे फेंक देते हैं या फिर उसको ज़मीन में दबा देते हैं, ठीक है। जब ज़मीन में दबा देंगे या ज़मीन पे फेंक देंगे तो कुछ बैक्टीरिया की मौजूदगी में, कुछ बैक्टीरिया इस डेड बॉडी में मौजूद नाइट्रोजन को तब्दील कर देते हैं अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन में, ठीक है। अब क्या होता है, ये अमोनियम आयन और अमोनिया इन दोनों को तब्दील किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। अगर NO3-1 होगा तो इसे रेट कहेंगे, मतलब नाइट्रेट, और अगर NO2-1 होगा तो इसे नाइट्राइट कहेंगे। तो अमोनिया
या अमोनियम आयन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में तब्दील करने का ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। जी हाँ, नाइट्रिफिकेशन। सर जी ऐसा क्यों हुआ? अमोनियम और अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्यों तब्दील किया गया? उसकी खास वजह है, ये जो पौधे हैं ये हवा से नाइट्रोजन को एसिमिलेट नहीं कर सकते, मतलब हवा से नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन को हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स। पौधे जो है उन्हें अपनी अफसाइश के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है और वो नाइट्रोजन टेकअप करते हैं ज़मीन के अंदर से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। इसलिए नाइट्रिफिकेशन होती है ताकि पौधे नाइट्रोजन को टेकअप कर सकें इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट हैं इनको दोबारा तब्दील किया जा सकता है नाइट्रोजन गैस में, जो कि एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। और हमने इन्हीं दो को स्टडी करना है, ये वाला प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन और ये वाला प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। ओके मेरे प्यारे बेटे? यस सर। अच्छा जनाब, अब हम नाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो ये क्या है? मैंने वहाँ बताया कि अमोनियम आयन या अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ क्या? NH3 अमोनिया या फिर NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट NO2-1 एंड NO3-1 नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? वो इसका बैक प्रोसेस है, मतलब ये NO2 को, ठीक है, एंड NO3 को, मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट करना किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस में, और भेज देना एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। आगे चलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के कंपैरिजन में हम पढ़ रहे, जैसे कि कंडीशंस। कुछ खास कंडीशंस के तहत ये नाइट्रिफिकेशन होती है। ये नाइट्रिफिकेशन, ये वाला अमल, ये खुद ब खुद नहीं होता, ये बैक्टीरिया की हेल्प से होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया यहाँ यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक तो ये बात हो गई। और ये वाला जो प्रोसेस है, यानी इधर से लेकर इधर तक वाला, ये भी बैक्टीरिया की मौजूदगी में होता है और उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बस यही लिख दें, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हाँ जी, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। आप खुद ही देख लें कि अमोनिया और NH4 को नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील करना है। आप खुद ही देख लें कि अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करना है, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में तो ऑक्सीजन है, तो इनमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो ही ये नाइट्रेट या नाइट्रेट में चेंज होंगे ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकते। तो ऑक्सीजन इनमें ऐड होगी। ऐड कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये अमल होता है, नाइट्रिफिकेशन। और अगर हम इसके अपोजिट बात करें, डीनाइट्रिफिकेशन, तो दैट इज एन एरोबिक कंडीशन प्रोसेस। ये एन एरोबिक कंडीशन में होता है, यानी ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर की गैर मौजूदगी में ये परफॉर्म किया जाता है। देखो ना, इसमें NO2 और NO3 नाइट्रोजन में चेंज हो रही है गैस में, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उल्टा यहाँ पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको रिमूव किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। ये एनएरोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन होती है। उसके बाद देखें पीएच, किस पीएच के ऊपर ये नाइट्रिफिकेशन होती है? 6.5 से लेकर 8 तक पीएच हो तो ये प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। और ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मैक्सिमम कन्वर्जन होती है या मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन का रेट होता है, वो है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। बस ये है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद हम बात करें राइट साइड पे डीनाइट्रिफिकेशन की पीएच के बारे में,
तो जिस pH पर ये मैक्सिमम होती है वो pH होती है 7 से लेकर 9 तक, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए या इस प्रोसेस के लिए क्या है, दैट इज 26 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी बुक में भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि नाइट्रिफिकेशन की अहमियत क्या है। ठीक है बेटा जानी, सबसे बड़ी प्यारी बात है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। पौधों को न्यूट्रिशन के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर नाइट्रोजन की ज़रूरत है। वो नाइट्रोजन लेते हैं तो अपनी प्रोटीन बनाते हैं ना, तो नाइट्रोजन पौधे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली गेन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में नाइट्रोजन को टेकअप करना होता है। तो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हेल्प करता है पौधे की कि वो अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर सकें। समझ आ गई जी सर। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देख लें डीनाइट्रिफिकेशन की, तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से ये मुराद है कि जो वेस्ट वाटर है, मतलब जो फैक्ट्रियों से निकाला हुआ गंदा पानी है या हॉस्पिटल से निकलने वाला गंदा पानी है, उसे वेस्ट वाटर कहते हैं। उस वाटर के अंदर ये मौजूद होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट। अगर ये मौजूद रहें पानी में तो ये पानी को बड़ा ख़राब करते हैं, इसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं, आबी मखलूक को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस के ज़रिए वेस्ट वाटर से नाइट्राइट और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस में। ये खुद ब खुद भी हो सकता है और हम आर्टिफिशली भी वाटर को डिस्कार्ड करने से पहले भी उसमें डीनाइट्रिफिकेशन करवा सकते हैं बैक्टीरिया को डालकर। समझ रहे हैं जी हाँ। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि दिस प्रोसेस इज़ यूज़फुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ जो पानी में रहने वाली मछलियाँ या बाकी चीज़ें हैं, उनको भी फ़ायदा होता है इस डीनाइट्रिफिकेशन का, क्योंकि पानी अगर गंदा है उसमें ये नाइट्रेट और नाइट्राइट हैं तो उनको नुकसान देंगे। तो इन नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रोजन गैस में तब्दील करके डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू एयर में भेज दिया जाता है ताकि पानी साफ़ हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसी आपकी बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एनामॉक्स। एनामॉक्स किसे कहते हैं? एनामॉक्स लफ्ज़ बेसिकली ये लफ्ज़ है एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा डीनाइट्रिफिकेशन से मुख्तलिफ है। इसमें पता है क्या होता है, इस प्रोसेस में अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन का आपस में रिएक्शन होता है और ये बनाते हैं नाइट्रोजन गैस और साथ में पानी H2O। इसको बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ इधर 2 लगा दें, ये बैलेंस हो गई। एक N ये है, एक N ये है, दोनों मिलके N2 बन गए और बाकी 4 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 पानी के मालिक्यूल बन गए। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा है इसे कहते हैं एनामॉक्स। ये एनामॉक्स बेसिकली समंदर की गहराई में होता है जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पर अमोनियम आयन नाइट्राइट आयन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं। ये भी नेचुरल प्रोसेस है और हम खुद भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्यारे बेटे, ये जो नाइट्रिफिकेशन है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है इसमें नाइट्रोजन की रिडक्शन होती है। आप खुद ही देख लें, मैंने पहले भी बताया है कि इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या है? रिडक्शन। ठीक हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास होता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को तब्दील किया जाता है नाइट्राइट आयन में NO2-1 और नाइट्राइट आयन को तब्दील किया जाता है नाइट्रेट में NO3-1। ये जो रिएक्शन आपको दिखाया है ये तो जनरल रिएक्शन है कि अमोनियम आयन नाइट्राइट में तब्दील होता है, फिर नाइट्राइट नाइट्रेट में तब्दील होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं, मतलब किस तरीके से पहले अमोनियम आयन नाइट्राइट में तब्दील होता है। प्यारे बेटे, ये है अमोनियम आयन, इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन हो रही है और इससे बनता है NO2-1 जो कि क्या है? नाइट्राइट है और साथ में बनते हैं हाइड्रोजन आयन और साथ में बनते हैं वाटर के मालिक्यूल। आइए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपने पता क्या करना है, इसके साथ 2 लगा देना है, इसके साथ 3 लगा देना है, 23, 24, 23, 24 और इधर लगा देना है 2 पानी के पीछे। तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हुआ क्या है, अमोनियम आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट में तब्दील हो गया है।
अब यही नाइट्राइट जो है NO2 ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट में तब्दील हो जाएगा NO3-1, ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी ये ऊपर जो स्टेप था ये सिंपल आपको बता रहा है कि अमोनियम आयन नाइट्राइट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में। नीचे वाले दोनों रिएक्शन में उसने एक्चुअल रिएक्शन लिखे हैं कि किस तरह से अमोनियम की ऑक्सीडेशन होती है, वो नाइट्राइट में चेंज होता है, और फिर नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन होती है और वो किस में चेंज होता है, नाइट्रेट में। और इस रिएक्शन में भी, इस रिएक्शन में भी नाइट्रोजन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, यानी डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें पता है क्या होता है, इसमें यह होता है कि सबसे पहले जो नाइट्रेट है NO3-1 ये तब्दील होता है नाइट्राइट में, बिल्कुल बैक प्रोसेस है NO2-1, और NO2-1 तब्दील होता है NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में, और ये तब्दील होता है N2O लाफिंग गैस में, और ये तब्दील होता है N2 में। इस तरीके से ये होता है। अब ये तो जनरल है ना कि NO3 इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और ये आखिरकार N2 में। तो ओवरऑल इसमें रिएक्शन किस तरीके से होता है, रिडक्शन रिएक्शन, वो मैं लिख के दिखाता हूँ। वो हमारी बुक वाले ने भी लिखा है कि ये NO3 जो है -1 वाला, ये टेकअप करेगा 10 इलेक्ट्रॉन और 12 हाइड्रोजन आयन, ये आपको याद करना होगा। और ये रिएक्शन होकर क्या बना देगा, N2 गैस और साथ में 6 पानी के मालिक्यूल H2O। ओके, आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, क्योंकि यहाँ पे N2 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी चीज़ें सारी बैलेंस हैं। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, इसलिए इधर हमने 6 से ज़रब दिया। और हाइड्रोजन देखें, 12 हाइड्रोजन आयन हैं, तो 6 दूनी 12, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के क्विक चेक के बारे में। 12.3 पहला क्विक चेक है, राइट डाउन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट अकर इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो ये वाले रिएक्शन आप लिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। दूसरा देखें बी वाला, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर, डिस्क्राइब द रूल ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो पेज नंबर 271 के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये वाला पैराग्राफ डायग्राम के बिल्कुल साथ, दीज मेटल्स कैटालाइज। दीज मेटल्स की जगह आप मेटल्स लिख दें, कौन कौन सी, प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम। आगे ये पूरा पैराग्राफ लिख के ये तीनों रिएक्शन लिख दें, ये इसका आंसर है। लास्ट देखें, डू हेब्राइड एंड इलेक्ट्रिक कार हैव कैटालाइटिक कन्वर्टर। हेब्राइड और इलेक्ट्रिक जो कार्स होती हैं, क्या उनमें कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ होता है। अब पहले तो पता होना चाहिए कि हेब्राइड क्या है। हेब्राइड ऐसी गाड़ी होती है जो पेट्रोल पर भी चलती है, बैटरी पर भी चलती है, दोनों चीज़ों पर चलती है, ठीक है। यानी जब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो तो वो बैटरी पे चल रही होती है, और जब स्पीड से चलें तो फिर वो पेट्रोल पे चलती है। तो ऐसी गाड़ियों को हम हाइब्रिड्स कहा करते हैं। तो हाइब्रिड्स गाड़ियों में चूँकि पेट्रोल तो यूज़ होता ही होता है, तो इसीलिए उनके अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। और बाकी रह गई इलेक्ट्रिक कार्स, तो वो तो वैसे इको फ्रेंडली हैं। आजकल जो मरियम नवाज साहिबा ने हमें ग्रीन कलर की गाड़ियां दी हैं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इनमें कोई कैटालाइटिक कन्वर्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन्स जलते ही नहीं हैं, इनमें फॉसल फ्यूल्स इस्तेमाल ही नहीं होते, इनमें पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं होता, तो फिर जहरीली गैसें कैसे बनेंगी। तो इसलिए इनमें कैटालाइटिक कन्वर्टर नहीं होते। ये जो मैंने बोला है ये मैंने इधर लिख भी दिया है, आप इसको रीड भी कर लेंगे। एक बार बोल भी देता हूँ कि हाइब्रिड कार यूज बोथ गैसोलीन इंजन, मतलब पेट्रोल वाला इंजन, एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर से भी ये चलती हैं। व्हेन गैसोलीन इंजन इज रनिंग, जब गैसोलीन का इंजन चल रहा होगा पेट्रोल वाला, इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस, तो ये गंदी गैसें पैदा करेंगी। सो कैटालाइटिक कन्वर्टर आर प्रेजेंट इन देम, बट इलेक्ट्रिक कार्स डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, सो कैटालाइटिक कन्वर्टर आर एब्सेंट इन देम। तो ये आंसर हो गया। आज हमने जो डिस्कस किया ये आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना लीजिए।